हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज हम क्लास 10th के लिए मिशन गंगा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो पर्सन बैंक तैयार किया गया है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं उसमें पहली प्रश्नावली के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। 5√3, दूसरे ऑप्शन में है पाई, फिर लिखा हुआ है 3 + 7√2 और चौथे ऑप्शन में √16। बताना ये कि कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। जहाँ √3 प्लस में, गुणा में, माइनस में लगा हो तो वह अपरिमेय संख्या होती है। ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। पाई एक खुद भी अपरिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाए वो परिमेय है। √16 का वर्गमूल 4 होता है तो ये परिमेय संख्या है, यानी √16 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में है वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो सी ऑप्शन सही है, परिमेय और अपरिमेय दोनों। तीसरे क्वेश्चन में है यदि a और 18 का एलसीएम है वो 36 है। a और 18 का एलसीएम 36 है और एचसीएफ है 2, तो हमें a का मान बताना है। देखो पहली संख्या a गुणा दूसरी संख्या 18 बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम है 36 गुणा एचसीएफ है 2, तो ये 18 जो गुणा में है वो इधर आकर भाग में आएगा। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो 2 दूनी 4, यानी ए का जो मान है वो 4 होगा। डी ऑप्शन इसका सही है। चौथे क्वेश्चन में है दो संख्याएं हैं जहां a बराबर है p² क्यू का क्यूब, p² क्यू का क्यूब। दूसरी संख्या है pq, और जहां p और q अभाज्य संख्या है और हमें a और b का HCF ज्ञात करना है। तो HCF में क्या होता है, कॉमन फैक्टर आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, न्यूनतम घात। जैसे p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, इनकी न्यूनतम घात कितनी है। इसमें p की घात 1 है, इसमें 2 है, तो HCF में p की घात 1 यानी p आएगा। यहाँ q की घात 3 है, यहाँ q की घात 1 है, तो q इसमें कॉमन है, तो q की घात 1 जो है वो HCF में आएगा। एलसीएम में अधिकतम घात आता है, तो यहाँ HCF होगा PQ, और PQ है ऑप्शन ए में, तो ये ऑप्शन सही है। पांचवें क्वेश्चन में सबसे छोटी अभाज्य संख्या व सबसे छोटी भाज्य संख्या का लसाअ बताना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। तो 2 और 4 का लसाअ बताना है, एलसीएम बताना है। तो 2 और 4 का लसाअ क्या होगा, 4, तो सही ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल। 196 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 2 में 18, 2 8 16, 98 आ जाएगा। 98 में 2 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, यानी 49 आ जाएगा। 49 में 7 का भाग देंगे 7, और 7 में 7 का भाग देंगे 1। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात होगी 1 और 1 2, गुणा 7 की घात होगी 1 और 1 2, तो घातों का योगफल 2 और 2, घातों का योगफल जो है 4 होगा। 4, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में संख्या 120 का अभाज्य गुणनखंड बताना है, क्या होगा। ऑप्शन में लिखा हुआ है दूसरा ऑप्शन 5 गुणा 3 गुणा 8, तो 5 दिए 15, 15 टे 120, तो यही अभाज्य गुणनखंड है 120 के, 5 गुणा 3 गुणा 8। अगला क्वेश्चन में है संख्याओं 72 और 120 का लसाअ होगा। 72 और 120 का लसाअ बताना है। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 का भाग देंगे 36, 36 में 2 का भाग देंगे 18, 18 में 2 का भाग देंगे 9, 9 में 3 का भाग देंगे 3, और 3 में 3 का भाग देंगे 1। 120 में 2 का भाग देंगे 60, 60 में 2 का भाग देंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15, और 15 में 3 का भाग जाएगा 5, 3 5 15, 5 एकम 5। HCF लसाअ ज्ञात करना है, तो कॉमन फैक्टर आएगा इसमें। कॉमन क्या है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ये कॉमन है तो 2 आ जाएगा। गुणा दूसरा 2 भी यहाँ भी है, तो गुणा में 2 और आ जाएगा। तीसरी बार 2 यहाँ भी है, तो ये भी HCF में आ जाएगा। नेक्स्ट 3 यहाँ भी है, तो 3 भी आ जाएगा। इन सबको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, तो 72 और 120 का लसाअ जो है वो 24 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 3, एक संख्या तो ये है। दूसरी है 2 गुणा
3 गुणा 5। तीसरी संख्या है 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। इनका हमें लसागु बताना है, यानी एलसीएम बताना है। तो एलसीएम में क्या होता है, अधिकतम घात वाला लिखा जाता है। 2 की घात 2, 2 की घात 1, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 लिखा जाएगा। 2 की घात 2, 2 गुणा 2, और 3 की घात 1, 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 2 है तो 3 की घात 2 लिखी जाएगी एलसीएम में। और 5 ये भी लिखा जाएगा, कॉमन नहीं है तो भी। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 5 180। तो एलसीएम यानी लसागु जो है वो 180 होगा। ए ऑप्शन सही है। 2 सह अभाज्य संख्याओं का मैस होता है, तो ये 1 होता है। सह अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें कॉमन गुणनखंड 1 के अलावा कुछ भी ना हो, जैसे 4 और 5 ये सह अभाज्य संख्या है, या 2 और 3 ये सह अभाज्य संख्या है। तो इनका एचसीएफ जो है हमेशा ही सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ जो है वो 1 होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये पहली प्रश्नावली के छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले हो गए। दूसरी प्रश्नावली के छोटे क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है दूसरी प्रश्नावली बहुपद, जिसका पहला सवाल है कि x² माइनस x माइनस 6 के शून्यक बताना है। तो शून्यक बताने के लिए बहुपद के बराबर 0 लिख के इसके गुणनखंड कर लेंगे। -6 है तो घटाने पर 1x आना चाहिए और गुणा करने पर 6x² आना चाहिए। तो 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x आएगा। -6 बराबर 0। माइनस का 3 बच रहा है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस, छोटी संख्या के आगे प्लस लगाना है। दोनों में कॉमन x आ जाएगा। x² में x का भाग देंगे x, माइनस इसमें x का भाग देंगे 3, आगे 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 3। अब टोटल में x माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो बचेगा x प्लस 2। x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये पहला शून्य का आ जाएगा +3। x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2। तो 3 और -2 ये 2 शून्य हो जाएंगे। 3 और -2 सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है बहुपद 2x² बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है तो k का मान बताना है। शून्यक जो है वो 3 है तो x की जगह 3 लिख के बराबर 0 लगा के k का मान लिखना है। 3 शून्यक है तो ये जो 3 रखने पर बहुपद का मान 0 आना चाहिए। x की जगह 3 लिखना है और बराबर 0 लगाना है k का मान निकालने के लिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 18 और 3 21, प्लस 21 इधर आकर -21, तो k का मान होगा -21। डी ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक संभव है। द्विघात बहुपद है तो अधिक से अधिक 2 शून्यक संभव है। x² माइनस 9, x² माइनस 9 के शून्यक बताना है तो बराबर 0 लिखेंगे। x² माइनस 9 दाईं तरफ आएगा प्लस 9, दोनों तरफ वर्ग लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो x 9 का वर्गमूल लेंगे √9 विद प्लस माइनस साइन। 9 का वर्गमूल 3 होता है तो इसके शून्य हो गए +3 और -3, +3 और -3। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में x² माइनस 5x, x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6 ये एक बहुपद है। इसके अगर ये 2 शून्यक है a और b तो हमें ज्ञात करना है ab का मान। ab का मान ज्ञात करना है। ab का मतलब शून्यकों का गुणा बताना है और शून्यकों गुणा होता है c/a। तो यहाँ पर ये a है, x² का गुणांक, और x का गुणांक b है और ये c है। तो c यहाँ पर हो गया 6 बटा में a हो गया 1, यानी कि ab का मान होगा वो 6 होगा। 6 सी ऑप्शन में सी सही है। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट सवाल 17वां है। 3x² माइनस 6x प्लस 7 के शून्यक a और b है तो हमें a प्लस b का मान बताना है। a प्लस b का मतलब शून्यकों का योग बताना है और ab का मतलब शून्यकों का गुणा बताना है। a प्लस b मतलब शून्यकों का योग जो कि होता है -b/a। शून्यकों गुणा होता है c/a, शून्यकों का योग होता है -b/a। तो -b यहाँ पर है, a ये है, b ये c है, तो b हो गया -6 बटा में a हो गया 3, माइनस माइनस प्लस 6 बटा 3, 6 में 3 का भाग देंगे 2, तो a प्लस b का मान होगा 2। 2 ए ऑप्शन है तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। x² माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि बहुपद x² माइनस 9x के शून्यक बताने हैं तो x कॉमन आ जाएगा। तो x² में x का भाग देंगे x, माइनस 9x में x का भाग देंगे 9 बराबर 0।
तो x का इन दोनों का गुणा 0 है, तो या तो x बराबर 0 होगा या x माइनस 9 बराबर 0 होगा। उसके लिए x बराबर क्या होगा, -9 दाईं तरफ पर आकर के +9 हो गया। तो शून्यक हो गए 0 और 9, 0 और 9, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुपद 5x² + 13x, 5x² + 13x + k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान बताना है। एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक 1/अल्फा है, अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा। अब दोनों शून्यकों का गुणा हम जानते हैं क्या होता है, c/a। तो अल्फा से अल्फा कट गया, 1 आ गया, c/a। तो ये a b c यहाँ पर है, k/a है यहाँ पर 5। तो k को 1 से गुणा करेंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, तो k का मान होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुपद px बराबर x² + k + 2 ब्रैकेट के बाहर x है +3 है का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब हो गया एक शून्यक अल्फा है, तो दूसरा शून्यक जो है वो -अल्फा है, दूसरा शून्यक -अल्फा है। और इन दोनों का योग यानी शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। तो +α -α तो 0 हो गया। यहाँ पर a है 1 और b है x का गुणांक ये, तो -b यहाँ पर हो गया k + 2 बट्टा में a यहाँ पर 1 है, तो 0 -k और +2 बाहर माइनस होने के कारण -2 -k बाईं तरफ जाएगा +k, तो k का मान हो जाएगा -2, k का मान -2 होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होगी। संपाती कब होती है, जब a1/a2 यानी x के गुणांकों का अनुपात बराबर b1/b2 यानी y के गुणांकों का अनुपात बराबर c1/c2 यानी अचर पदों का अनुपात अगर ये हो तो दोनों रेखाएं संपाती होती है। नेक्स्ट में रैखिक समीकरण 2x + 3y = 4, 2x + 3y = 4, 2x + 3y = 4। दूसरी समीकरण है 2x + 3y = 5। इन दोनों से निरूपित रेखाओं का आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेदी होंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी। देखो a1/a2 और b1/b2 का मान अगर बराबर आ जाए और c1/c2 का मान बराबर ना आए तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। अगर a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं आए तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। तीनों बराबर आ जाए तो संपाती होती है। a1 यहाँ पर 2 है, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है, तो 2/2 यानी 1, b1 3 b2 3, 3/3 यानी 1 और c1/c2 4/5। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये दोनों बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि रैखिक समीकरण x = 3 का आलेख क्या होगा। x = 3 का आलेख क्या होगा, देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो x = 3 कहाँ होगा, x 1 2 3, x = 3 यहाँ होगा, तो ये लाइन होगी x = 3। तो ये लाइन क्या है, इस y अक्ष के समांतर है, तो x = 3 का आलेख जो है y अक्ष के समांतर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में k के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + y - 4 = 0 और 2x + ky - 3 = 0 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होता है, जब a1/a2 और बराबर हो b1/b2 लेकिन c1/c2 बराबर ना हो, तब कोई हल नहीं होता, यानी रेखाएं जो है वो संपाती होती है और कोई हल नहीं होता है। ये a1 है 1 बट्टा में ये a1 1 है, a2 2 है, बराबर b1 है 1 बट्टा में b2 है k, तिरछा गुणा करके k का मान निकाल लो, 2 एकम 2, तो k का मान क्या होगा 2, इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन इसका सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 3x - 2y - 7 = 0, ये एक समीकरण होगी। दूसरी समीकरण है kx + 4y + 14 = 0,
तो के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों के युग्म के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल कब होते हैं, जब दोनों रेखाएं समपाती हो। जब दोनों रेखाएं समपाती हो तो अनंत हल होते हैं, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रेखाएं समपाती और अनंत हल होते हैं। a1 यहाँ पर देखें, a1 3 है बटा में a2 k है बराबर b1 है -2 बटा में b2 है 4। इन्हीं से k का मान निकल जाएगा -2k और 4 3 12, तो k का मान आ जाएगा 12 -2 भाग में जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो -6, तो k का मान होगा -6। ऑप्शन ए इसका सही है। इसी तरीके से समीकरण युग्म kx माइनस, तीनों टाइप के सवाल यहाँ पर लिख दिए हैं। kx माइनस वाई बराबर 2 और दूसरे समीकरण में है 6x माइनस 2y बराबर 3। ये दो समीकरण है। इन समीकरण युग्म का हल अद्वितीय हल होगा यदि k का मान, अब यहाँ पर अद्वितीय हल है, यहाँ कोई हल नहीं है यानी रेखाएं समांतर है तो ये कंडीशन होगी, और यहाँ पर अनंत हल है रेखाएं समपाती तो ये कंडीशन होगी। अब अद्वितीय हल कब होता है, जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो यानी a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब अद्वितीय हल होता है, यानी a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो a1 कितना है, k बटा में a2 6 बराबर नहीं होना चाहिए। b1 कितना है, y का गुणांक -1 बटा में b2 y का गुणांक -2, तो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए 6 एकम 6 के, तो k का मान नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, 2 भाग में चला जाएगा, 6/2, 6 में 2 का भाग देंगे तो k का मान जो है 3 नहीं होना चाहिए, k का मान 3 नहीं होना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है समीकरण युग्म 4x + y बराबर 11 3x माइनस 2y बराबर 11 का हल होगा। हल बताना है। देखो प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ऐसा तो हम ऑप्शन रख के देख लेंगे। पहला ऑप्शन है x बराबर 3 और y बराबर -1, ये रख के देख लो, दोनों समीकरण संतुष्ट होती है तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो 4 गुणा x की जगह लिख लेंगे 3 और y की जगह लिख लेंगे -1, तो 4 3 12 -1 11। ओके, ये यहाँ रख के देख लेते हैं। 3 गुणा x की जगह 3 -2 गुणा y की जगह -1, तो 3 3 9 माइनस गुणा माइनस प्लस 2 एकम 2 9 और 2 11, यानी इस हल से ये दोनों समीकरण संतुष्ट हो रही है। तो यही हमारा उत्तर है, x बराबर 3 y बराबर -1, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दी गई आकृति में DE समांतर BC है तो x का मान बताना है। देखो DE समांतर BC है तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भुजा ज्ञात करनी है तो आपको पता होना चाहिए ये ऊपर वाला त्रिभुज ADE और बड़ा त्रिभुज ये समरूप है ABC। क्यों समरूप है, इसका कोण A, इसका कोण A और इसका ये कोण जो है उभयनिष्ठ है, बराबर हो गया। उसके बाद में ये वाला कोण और बड़े त्रिभुज में ये वाला कोण D बिंदु पर और B बिंदु पर ये बराबर है क्योंकि संगत कोण है, ये दोनों समांतर रेखा है तो, और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो कोण कोण नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो यहाँ से भुजा होगी AD बटा में यहाँ से भुजा होगी AB बराबर दूसरी भुजा DE होगी बटा में इसकी होगी BC। AD यहाँ पर है 2 और AB पूरी भुजा है 2 और 3 5 बराबर DE है यहाँ पर 4 बटा में BC है x, तो 2x बराबर 5 चौके 20 और x बराबर आएगा 20/2 यानी 10, तो x का मान होगा 10, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आकृति में DE समांतर BC है। DE समांतर BC है तो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखखंड अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये लिखा हुआ है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में। AD 4 है, BD 6 है, AE 5 है और हमें AC ज्ञात करना है। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से लिखा जाएगा AD बटा में BD बराबर AE बटा में EC, या फिर हमें AC ज्ञात करना है तो बटा में पूरी भुजा AC लिख लो,
तो यहाँ भी ए डी के बटा में पूरी भुजा ए बी लिखनी होगी। तो ए डी यहाँ पर 4 है, बटा में ए बी पूरी भुजा 4 और 6 10 है, और ए ई 5 है, और ए सी पूरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो 4 गुणा ए सी बराबर 10 गुणा 5 50। तो ए सी बराबर आ जाएगा 50 बटा 4। 50 में 4 का भाग देंगे 12.5, 12 चौक 48, 12.5 सेंटीमीटर। तो 12.5 ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में कोण ए 50 डिग्री, बी 70 डिग्री, सी 60 डिग्री, ई 70 डिग्री और एफ 50 डिग्री है। तो निम्नलिखित में से क्या सही है? दो त्रिभुजों के नाम बताना है कि कौन से दो त्रिभुज समरूप है। तो ए बी सी, तो पहला त्रिभुज लिख लेते हैं ए बी सी। इसके साथ दूसरे त्रिभुज का नाम क्या होगा जो समरूप है? ए पर कितना है 50 डिग्री, तो दूसरे में कौन से 50 डिग्री है? एफ पर है, तो पहले नाम आएगा एफ का, एफ आएगा पहले। बी पर 70 है, इधर कौन 70 है? ई पर, तो ई आएगा। तीसरा बच गया डी। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप एफ ई डी होगा। तो एफ ई डी है सी ऑप्शन में, तो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है और ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए ई बराबर 1/4 ए सी है, तो ए डी का मान ज्ञात करना है। तो ये डी ई अगर बी सी के समांतर है तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हम क्या लिखेंगे? ए डी ज्ञात करना है, तो ए डी लिख लेते हैं, बटा में पूरी भुजा ए बी लिख लेते हैं क्योंकि ए बी हमें दिया हुआ है। ऐसे इधर लिखेंगे ए ई बटा में पूरी भुजा ए सी। तो ए डी हमें ज्ञात करना है, तो ए डी बटा में ए बी कितना है 6, और यहाँ ए ई बटा ए सी। तो देखो क्या दिया हुआ है कि ए ई बराबर 1/4 ए सी दिया हुआ है। तो ए सी बाई तरफ लिखेंगे तो बटा में आएगा। तो ए ई बटा ए सी कितना दिया हुआ है? 1/4। तो ए ई बटा ए सी कितना लिखेंगे? 1/4। 6 इधर गुणा में आ जाएगा, तो 6/4 यानी 6 में हमें 4 का भाग देना है। तो 6 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 5 20, 1.4 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चित्र में एम एन समांतर क्यू एन है, और अगर एम एन समांतर क्यू एन क्यू आर है तो वही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या लिखेंगे? पी एम बटा में एम क्यू बराबर पी एन बटा में एन आर, और हमें मान ज्ञात करना है एक्स का। तो बी एम है यहाँ पर एक्स, बटा में एम क्यू है 10 बराबर पी एन है x - 2 बटा में एन आर है 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को x से गुणा करेंगे 10x, माइनस 10 को 2 से गुणा करेंगे 10 दूना 20 बराबर 6x, x बाईं तरफ तो 10x, 6x उधर लिखेंगे तो -6x बराबर -20 को दाईं तरफ लिखेंगे तो +20, 10x - 6x 4x बराबर 20, और x बराबर आएगा 20। ये 4 भाग में चला जाएगा, 20 में 4 का भाग देंगे 5, तो x का जो मान है वो 5 होगा। x का मान 5 होगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एम एन एस में यदि पी क्यू बटा में एन एस बराबर क्यू आर बटा में एम एस बराबर पी आर बटा एम एन हो तो निम्न में से कौन सा सही होगा? हमें पता है कि ये त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होगी, तो कौन से त्रिभुजों की ये संगत भुजाएं हैं वही बताना है। तो इस त्रिभुज की अगर पहली भुजा पी क्यू है तो बटा में इसकी भुजा आनी चाहिए एम एन, तो पी क्यू के बटा एम एन है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा, इसकी पहली भुजा पी क्यू है तो बटा में क्या आना चाहिए? एम एस आना चाहिए। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती लिखी जाएगी तो पी क्यू के बटा में एम एस लिखा जाएगा, तो पी क्यू के बटा एम एस नहीं है, तो ये भी नहीं है। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो क्यू आर के बटा में एन एस आना चाहिए, क्यू आर के बटा में एन एस आना चाहिए, नहीं है एन एस, तो ये भी नहीं है, तो यही सही होगा। क्यू आर के बटा में एस एम आना चाहिए, तो क्यू आर के बटा में एस एम है, ठीक है। दूसरी भुजा इसकी आर पी, उसके बटा में एम एन आना चाहिए, आर पी के बटा में एम एन है, ये भी सही है। तीसरी भुजा क्यू पी उसके बटा में आना चाहिए एस एन, ये भी सही है। तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में।